नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 का पार्ट 6 हिंदी सब्जेक्ट का सितंबर 2021 करेंगे। यह प्रश्न पत्र राजस्थान विद्यापीठ पुरुलिया से लिया गया है। तो चलिए उत्तर देखते हैं, और इसके पहले कि हम उत्तर देखें, प्रश्न पत्र को हम देख लेते हैं स्कूल से मिला हुआ। ये रहा प्रश्न पत्र जो स्कूल से मिला हुआ है, और अब हम एक एक करके सबका उत्तर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे प्रश्न बहुत जानदार है, दमदार है। आपको उत्तर कैसा लगा बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, मनुष्य को निर्माण की दिशा में क्यों प्रयत्नशील रहना चाहिए? यह किस बात का सूचक है? उत्तर, निर्माण के सुख के आगे नाश का दुख नगण्य है। क्योंकि सुख पाना ही मनुष्य का लक्ष्य है और यह निर्माण में है, इसलिए मनुष्य को निर्माण की दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि के नवगान का सूचक है। मेरा उत्तर मेरी तरफ से। अब हम दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, सांप रूपी अश्वसेन की बातें सुनकर कर्ण ने हंसते हुए क्या कहा? उत्तर संक्षेप में, सांप रूपी अश्वसेन की बातें सुनकर कर्ण ने हंसते हुए कहा कि जय का समस्त साधन नर के बाहों में रहता है, और इस जीवन के जय पराजय के द्वंद्व में मानवता के शत्रु का शरण लेकर उसे अगला जीवन नहीं बिगाड़ना चाहिए। ऐसा करना अर्थात अर्जुन पर विजय पाने के लिए एक सर्प का सहारा लेना महाकलंक है, और वह किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। उत्तर पूरा हुआ। अब तीसरा प्रश्न, रामदास कविता में रामदास किसका प्रतीक है? उत्तर, रामदास कविता में रामदास नगरीय जीवन जीने वाला एक आम जनता का प्रतीक है। चौथा प्रश्न, नौरंगिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उत्तर, हसीन कमसीन, कमसीन मतलब कम उम्र जवान, हसीन कमसीन होने के कारण नौरंगिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती लेखपाल और ठेकेदार की बुरी नीयत से बचना है। न पे बड़े की मात्रा है नियत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, कवित्री ने देश प्रेम कविता में कौन सी समस्या को उठाया है? उत्तर, आज अधिकांश देशवासी देश प्रेम की भावना को अपने दिल से नहीं बल्कि अपने यंत्र से व्यक्त कर रहे हैं। देश प्रेम उनके लिए भारी भरकम चीज बनकर रह गया है। देश प्रेम तो देशवासियों के कर्मों द्वारा व्यक्त होना चाहिए, लेकिन कर्मों द्वारा देशभक्ति अब कहाँ? अब तो देशभक्ति याद भी नहीं आती। हाँ, कभी कभार याद आ भी जाए तो मुंह से भी नहीं, मोबाइल से व्यक्त किया जाता भर है। कवित्री अनामिका ने देश प्रेम कविता में इसी समस्या को उठाया है, क्योंकि अगर ऐसा देश प्रेम नहीं, माफ कीजिएगा, क्योंकि अगर देश प्रेम नहीं तो देश का उत्थान कहाँ, और देश का उत्थान नहीं तो फिर समाज परिवार का पतन उन्मुख तो निश्चित है। अगला प्रश्न है,
बिस्मिल्लाह खां का खानदान शहनाई के प्रति समर्पित रहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के दोनों मामा सादिक और हुसैन सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे। नाना भी बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परदादा, ये तो नाना और मामा का बात हुआ। अब परदादा, दादा, पिताजी का बात हो रहा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन मिठन के छोटे साहबजादे थे। इस तरह हम पाते हैं कि बिस्मिल्लाह खां का खानदान शहनाई के प्रति समर्पित रहा है। पूरा हुआ। अब आगे हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 के बाद 7 नंबर। लाहौर का नाम सुनते ही सिख बीबी सफिया के पास क्यों आकर बैठ गई? उत्तर, सिख बीबी लाहौर की रहने वाली थी, लेकिन आजादी के बाद वह भारत में आ बसी थी, पर अपना वतन वह अभी लाहौर को ही मानती थी। और इसलिए जब उसे मालूम चला कि सफिया अपने भाइयों से मिलने सुबह लाहौर जाने वाली है, वो उसके पास आकर बैठ गई और लाहौर के बारे में अपनी यादों को उसे बताने लगी। यह उत्तर पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, धम्बलदा के अनुसार शान और सम्मान की जिंदगी में क्या अंतर है? उत्तर, भंबलदा के अनुसार शान नहीं, सम्मान की जिंदगी बेहतर है। उनके अनुसार शान में दूसरों से अपने को ऊंचा दिखाने की क्रूरता और खुदगर्जी होती है, जबकि सम्मान में परस्पर सौहार्द और समता होता है। 9 नंबर, कर्मनाशा नदी के किनारे बसे गांव में कौन सा अंधविश्वास प्रचलित था? कर्मनाशा नदी के किनारे बसे गांव में यह अंधविश्वास प्रचलित था, यदि एक बार नदी बढ़ आए तो बिना मानुष की बलि लिए लौटती नहीं। 10 नंबर प्रश्न, समाज किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? उत्तर, समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। तो मैंने एक प्रश्न पत्र का समाधान किया था, उसमें हमने कहा है कि दो पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। मैं जल्दी में ये भूल गया, लिखना छूट गया था, वहां पर भी मैंने ऐसे ही लिख दिया हूँ। तो उत्तर, अगर आप प्रश्न देख रहे हो इस प्रश्न पत्र, उत्तर होगा दो या दो से अधिक। हाँ, दो नहीं, सिर्फ दो नहीं, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी होता है, इसलिए ये लिखना जरूरी है। उत्तर हो जाएगा आपका दो या दो से अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, एक दो तीन शब्द हो गए ना, का समास माता पिता होगा और हटाकर या पर, ठीक है। समाज के कितने भेद हैं? तो वैसे खाली उत्तर में भेद लिख दीजिएगा तो हो जाएगा कि समाज के 6 भेद होते हैं, तो बस उत्तर पूरा हो गया। पर मैंने यहाँ पर उनके नाम लिख दिया, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। एक तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययीभाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। ठीक है, वैसे भी आप बहुव्रीहि है ना, ऐसे लिख सकते हैं, पर अभी ये रहा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, व्रीहि समास अभी आपका ये हलंत मतलब छोटा आधा के लिए हलंत लग रहा है, मानक आपका लिखावट है। खैर आगे बढ़ते हैं।
तो शॉर्ट क्वेश्चन जितना था, छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर ये आपका पूरा हो गया। आप देख रहे हैं एक एक करके। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्रश्न दो का एक। कहानी कला के आधार पर चप्पल कहानी की समीक्षा कीजिए। उत्तर, कहानी कला के आधार पर चप्पल कहानी की समीक्षा। कावुटूरी वेंकट नारायण राव द्वारा रचित कहानी चप्पल कहानी कला के गुणों के आधार पर एकदम खरी है। आइए अब हम कहानी के गुणों की तुलनात्मक चर्चा अर्थात इस कहानी की समीक्षा करें। पहला, शीर्षक। शीर्षक कहानी का प्राण कहलाता है। यह अत्यंत छोटा, प्रभावशाली और आकर्षक होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से चप्पल कहानी एकदम सटीक है। चप्पल कहानी एकदम सटीक है। शीर्षक है देखिए छोटा सा एक शब्द का। आगे, कथा वस्तु। कथा वस्तु कहानी का शरीर कहलाता है। इसका रोचक और कौतूहल प्राण पूर्ण होना पाठक को कहानी के साथ चिपकाए रखता है। इसमें चप्पल कहानी उपयुक्त है। चप्पल मरम्मत करना, आग लगाना, चप्पल बचाने के चक्कर में प्राण दे देना अद्भुत कथा वस्तु का नजराना है। तीसरा है संवाद। पात्रों का वाणी द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना संवाद कहलाता है। संवाद सहज और सरल और जीवन की स्वाभाविकता से पूर्ण। यहाँ पर होनी चाहिए होगा, नहीं चाहिए नहीं। पूर्ण होनी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये ना यहाँ चलेगा। पूर्ण यहाँ आ जाए। पूर्ण होनी चाहिए। संवाद सहज और सरल और जीवन की स्वाभाविकता से पूर्ण होनी चाहिए। और दो बार हो जाए तो आप संवाद सहज सरल काट कर आप खाली डेश दे दीजिएगा। इसको आप समास बना दीजिए। संवाद सहज सरल और जीवन की स्वाभाविकता से पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। इसमें चप्पल कहानी पारंगत है। यथा क्या हो, इतना जैसे उदाहरण दे रहे हैं। क्या हुआ है तेरी माँ को? मुझे नहीं मालूम। ठीक है। दिख रहे हैं, ये संवाद है। चौथा, आगे है पात्र और चरित्र चित्रण। लेखक ने चप्पल कहानी में पात्र और चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। आगे मैं उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि हमको शब्द सीमा में ही लिखना है। देश काल और वातावरण। चप्पल कहानी का देश काल और वातावरण कहानी को जीवंतता प्रदान करते हैं। पाठक सहज में ही चप्पल कहानी के देश काल और वातावरण में पहुंच जाता है। 6. भाषा शैली। चप्पल कहानी की भाषा शैली पात्र उन्मुख, सहज और सरल है। उद्देश्य। चप्पल कहानी गुरु और शिष्य के रिश्तों की प्रासंगिकता को बखूबी उभारा है। 8. प्रारंभ और अंत। चप्पल कहानी का प्रारंभ और अंत इस प्रकार से हुआ है कि यह कहानी को उसके पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त कराता है। अतः कहानी कला की दृष्टि से चप्पल कहानी निपुण है। ये उत्तर, पहला का उत्तर हो गया। दो का एक। अब हम आगे करते हैं। तो समीक्षा का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया। समीक्षा मतलब गुणों की तुलनात्मक चर्चा करना और ये ठीक है कि नहीं। तो ये देखिए शीर्ष इसके 8 पहलू होते हैं। शीर्षक, कथा वस्तु, संवाद, पात्र, चित्रण, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, प्रारंभ और अंत। इन 8 गुणों पर चर्चा करना ही किसी कहानी के आधार पर समीक्षा कहलाता है, जो हमने कर दिया है। अब दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, देश प्रेम कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। देश प्रेम कविता का सारांश। वर्तमान दौर में हमारे मन में स्थित देश प्रेम की भावना भूली बिसरी यादों जैसी हो गई है। यह ऐसा ही है जैसे कि कभी कभार फटे जेब में कोई चिल्लर मिल जाता है।
चाहे तो फटे कोट की जेब में आप लिख सकते हैं। हम्म? ठीक इसी तरह हमें देशभक्ति कभी कभार याद आती है। इस तरह वर्तमान दौर में देश प्रेम हमारे मन में अचानक उठने वाला महज आवेग बनकर रह गया है। यह गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों पर ही उद्भव होता है और फिर विलीन हो जाता है। जैसे कवित्री को 26 जनवरी की ठंडी सुबह जब उसके तकिए के नीचे खुला ट्रांजिस्टर में राजगण बजने लगता है तो वह अपना कंबल वंबल फेंक कर सावधान खड़ी हो जाती है। वर्षों पहले सिनेमा घरों में जैसे ही द एंड के बाद जनगण मन शुरू होता तो लोग खड़े हो जाते थे, लेकिन अब तो वह भी नहीं रहा। संस्थाओं में अवहेलना के साथ साथ आम नागरिकों में भी देश प्रेम की भावना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोग कहाँ उनके कर्मों में देशभक्ति था, लेकिन अब तो भाव में भी नहीं रहा। यह प्रकट भी कभी कभार होता है, वो सिर्फ यंत्रों में। मोबाइल के रिंगटोन में ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रह गया है। ये उत्तर पूरा हुआ आपका। अब अगला आते हैं हम 2 का 3 नंबर। कविता मनुष्य और सर्प में कवि ने कर्ण के मानवतावादी विचारों को किस प्रकार व्यक्त किया है? उत्तर। कविता मनुष्य और सर्प में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण के मानवतावादी विचारों को महाभारत युद्ध के माहौल में कुरुक्षेत्र में अर्जुन के पूर्व शत्रु अश्वसेन के उस प्रस्ताव के हवाले से व्यक्त किया है जिसमें सर्प अश्वसेन अर्जुन का वध करने में कर्ण को मदद की बात करता है। कुरुक्षेत्र में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों तरफ से तीर चल रहे थे। इतने में कर्ण के तर्कस में से अश्वसेन फुंकार उठता है। वह अर्जुन को मारने में कर्ण का सहयोग मांगता है, पर कर्ण हंसकर कहते हैं कि जय का समस्त साधन मानव के बाहों में रहता है। उसे खुद के भरोसे प्रयत्न करना चाहिए। मदद की आवश्यकता हो तो ले सकता है, लेकिन मानव के शत्रु की सहायता उसे कदापि नहीं लेना चाहिए। यह मानव के आदर्श चरित्र और आचरण विरुद्ध कार्य है। कर्ण का यह मानवतावादी दृष्टिकोण ही कौन कि युद्ध में सर्प भले ही उसे विजय दिला दे, परंतु सर्प तो मानवता का शत्रु है। अतः यदि उसने अर्जुन पर विजय पाने के लिए एक सर्प का सहारा लिया तो वह आने वाली मानवता को अपना मुख कैसे दिखाएगा, आज हमें बहुत बड़ा संदेश देता है। पूरा हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2 का 4। कर्मनाशा की हार कहानी के नायक भैरव पांडे का चरित्र चित्रण कीजिए। कर्मनाशा की हार कहानी के नायक भैरव पांडे का चरित्र चित्रण। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी कर्मनाशा की हार एक चरित्र प्रधान कहानी है। इसके प्रमुख पात्र भैरव पांडे है। उसका चरित्र चित्रण निम्नलिखित है। एक जिम्मेदार भैया। भैरव पांडे का एक भाई था। उसका भाई का नाम कुलदीप था। बचपन में ही मरते वक्त उसकी मां ने उसकी जिम्मेदारी भैरव पांडे को सौंपी थी। इसे वह 18 वर्ष तक निभाता रहा है। अपन निभाता रहा है, हटा दीजिए, निभाता रहा। खुद विवाह नहीं किया। भाई के पालन पोषण में ही जीवन की जवानी लगा दिया।
सचमुच एक आदर्श भैया था भैरव पांडे। दूसरा, एक कर्मठ इंसान। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई से बिनौले निकालते, तुमते, सूत तैयार करते और अपनी तकली नचा नचा कर जनेऊ बनाते, जजमानी चलाते, पत्रा देखते, सत्यनारायण की कथा बाँच लेते और इससे जो कुछ मिलता अपने और अपने भाई का गुजारा करते थे। तीसरा, पैरों से पंगु पर मन से अडिग। वैसाखी के सहारे चलने वाले भैरव बैसाखी के सहारे चलने वाले पैर से पंगु भैरव पांडे मन से अडिग थे, सबल थे। आजीवन भाई का भरण पोषण करते हुए बाप दादा के मर्यादाओं को कायम रखना छोटी मोटी मन की बात नहीं है। एक शक्तिशाली मन का धनी व्यक्तित्व ही ऐसा करने में समर्थ हो सकता है जो भैरव पांडे है। चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न चौथा नंबर हेडिंग, एक समझदार और साहसी व्यक्ति। अंदर के जगत में विश्वास और बाह्य जगत में विज्ञान की समझदारी भैरव पांडे को थी। इसलिए वह खुद पुजारी होते हुए भी कर्मनाशा नदी का बाढ़ किसी मानुष को बलि लेकर जाता है, उसका पुरजोर विरोध करते हैं और बांधों को ठीक करने का सलाह उनकी वैज्ञानिकता का प्रमाण है। इस तरह हमने उत्तर देखा कर्मनाशा की हार कहानी के नायक भैरव पांडे का चित्रण। इस तरह जो प्रश्न पत्र है यहाँ पर छोटे प्रश्न 10 थे और 4 बड़े प्रश्न भी पूरा हो गया। अब मैं शिव प्रसाद, मुझे इजाज़त दीजिए, दूसरी वीडियो में मिलते हैं फिर। और आप भी अपने स्कूल का 7980444540 का प्रश्न पत्र चाहे अगर आपको दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा, उत्तर लिख के दे दूँगा अपनी तरफ से जैसा हो सके, जितना हो सके। तो अगर आप पीडीएफ भेजते हैं तो थोड़ा जल्दी उत्तर मिल जाएगा, और पीडीएफ नहीं रहेगा, फोटो रहेगा, उसे पीडीएफ में बदल कर उत्तर लिखना पड़ता है तो थोड़ा समय लगता है। खैर, जितना जल्दी हो सके आपको उत्तर मिलेगा। 7980044540 पर व्हाट्सएप कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।